इसमें सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड इसकी कुछ चीज़ें होंगी, क्योंकि डेटा माइनिंग की जब भी हम बात करते हैं, माइनिंग मीन्स मतलब निकालना होता है, एक तरीके से फिल्ट्रेशन का काम करता है। और वो फिल्ट्रेशन कहाँ से होता है? डेटाबेस से होता है। तो उसके लिए हमें डीबीएमएस की भी कुछ टर्म्स होंगी जो मैं बीच बीच में आपको बताते रहूँगा, जो हमें याद रखनी पड़ती हैं कि किस तरीके से एसक्यूएल क्यूरी को हम यूटिलाइज करते हैं, किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस हम यूज करते हैं, किस तरीके से हम इस पे स्कीमा और व्यूज को अप्लाई करते हैं। उन सारी चीज़ों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स, जो मैथमेटिक्स की कुछ टर्म्स होती हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में भी हमें डिस्कस करना पड़ेगा। इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव हैं वो क्या हैं? It presents the method for the mining frequent pattern association and correlations। पर्टिकुलर जब आज डे टू डे लाइफ में हमारे सामने एक बहुत बड़ा टास्क मान सकते हो या बहुत बड़ा एक चैलेंज बोल सकते हैं हम, क्योंकि आज डेली चाहे वो गूगल है चाहे कोई भी इस तरीके की साइट्स है, उस पर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा कलेक्शन हो रहा है एवरी मिनट और एवरी सेकंड्स में। तो उस डेटा में से हमें जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको किस तरीके से फिल्ट्रेशन करना है, वो डेटा माइनिंग टेक्निक्स के थ्रू हम पढ़ेंगे। दूसरा, जब हम इसके क्लासिफिकेशन मेथड्स और प्रिडिक्शन, क्लस्टरिंग अप्रोच, डेटा क्लस्टरिंग अप्रोच, इन सारी चीज़ों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। एक इसके अंदर जो माइनिंग की डिफरेंट टाइप्स की जो टेक्निक्स होती हैं, किस तरीके से स्टोर करते हैं, किस तरीके से हम टेक्सचुअल फॉर्मेट में, मल्टीमीडिया स्ट्रीम्स में कैसे कैसे हम काम करते हैं किसी भी डेटा के साथ में, वो सारा डिस्कशन हम यूनिट वाइज करेंगे। इसका जो कोर्स आउटकम, जो हम बोलते हैं कोर्स आउटकम, क्या होता है कि आफ्टर हर यूनिट वाइज ये होता है कि जब हम पर्टिकुलर किसी भी कोर्स की हम डीपली स्टडी करते हैं तो हर कोर्स का एक आउटकम, सीओ कोर्स आउटकम होता है कि भाई पूरी यूनिट पढ़ने के बाद में हमें फाइनली उस यूनिट में से क्या मसाला निकल के आया, मतलब उस यूनिट का क्या यूटिलाइजेशन है हमारी लाइफ में और हमारे इस बीटेक कैरिकुलम प्रोग्राम में। तो वो आपकी जो यूनिट हैं 5 यूनिट हैं, उसके ये 6 सीओ बनते हैं, कोर्स आउटकम्स बनते हैं। तो जैसे पहला क्या होता है कि हमेशा पहला यूनिट होता है वो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। तो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड होता है तो इसके अंदर कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन और जो यूनिवर्सिटी होती है, इसकी एक टीम होती है जो एक सीओ डिसाइड करती है। इसके अंदर सपोज फर्स्ट सीओ है तो वो आपका है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ द डेटा टू बी माइंड एंड प्रेजेंट ए जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ टास्क एंड प्रिमिटिव टू इंटीग्रेट ए डेटा माइनिंग सिस्टम्स। यानी कि इसने बताया है कि आपका जो फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर क्लासिफिकेशन भी होगा, डेटा माइनिंग फंक्शनलिटी भी होंगी, इंटीग्रेशन से रिलेटेड भी चीज़ें होंगी, वेयर हाउस से रिलेटेड भी चीज़ें होंगी, प्री प्रोसेसिंग भी होंगी। लाइक CO2 के अंदर है, जो ये हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा है उसको क्या करना है सेकंड यूनिट में हमें अप्लाई करना है। मीन्स कि जो एसोसिएशन होता है डेटा माइनिंग का वो हमें सेकंड यूनिट में देखने को मिलेगा। तो वही CO2 में इसने लिखा अप्लाई प्री प्रोसेसिंग मेथड फॉर एनी गिवन रो डेटा। अब जो सेकेंड यूनिट में हमने जो अप्लाई किया है मेथड्स, उसको CO3 से रिलेट किया जाता है, एक्सट्रैक्ट इंटरेस्टिंग पैटर्न फॉर द लार्ज अमाउंट ऑफ द डेटा, कि किस तरीके से हम अमाउंट ऑफ डेटा बेस से हम किस तरीके के पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से हम उनको सेग्रीगेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम फिल्टर कर सकते हैं। फोर्थ यूनिट में हमारा सीओ है डिस्कवर द रोल प्लेड बाय द डेटा माइनिंग इन वेरियस फील्ड, कि हम जो थर्ड यूनिट तक पढ़ा है तो हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि डेटा माइनिंग क्या है, किस तरीके से हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस यूज में लेते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या इसका यूटिलाइजेशन है, क्या इसका एडवांटेज है, क्या इसका डिसएडवांटेज है। वो सारी पढ़ने के बाद में हम बात करते हैं कि इसका जो मेन गोल बोल सकता हूँ मैं कि कहाँ कहाँ पर हम अलग अलग फील्ड्स में इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट CO5 होता है चूज एंड एम्प्लॉय सस्टेनेबल डेटा माइनिंग एल्गोरिथम टू बिल्ड एनालिटिक्स एप्लीकेशंस
एनालिटिकल एप्लीकेशंस के अंदर क्या होता है कि जब पर्टिकुलर किसी भी डेटा को हम यूटिलाइज करते हैं, फिल्टर करते हैं, उसको क्रिएट करते हैं, उसको सुपरवाइज्ड फॉर्म में लेके जाते हैं। आप लोगों ने शायद मशीन लर्निंग पढ़ा होगा, तो उसके अंदर 3 तरीके की टेक्निक होती है। एक होता है सुपरवाइज्ड, एक होता है अनसुपरवाइज्ड, एक होता है सेमी सुपरवाइज्ड। सुपरवाइज्ड का मतलब क्या होता है कि जब पर्टिकुलर किसी भी डेटा पे हम काम करते हैं तो वो लेबल्ड डेटा होता है। लेबल्ड डेटा मीन्स कि उसको ऑलरेडी उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में उसका लेबलिंग है कि तेरे को कौन से स्थान पे जाना है। एक होता है अनसुपरवाइज्ड डेटा। अनसुपरवाइज्ड डेटाबेस का मतलब होता है कि अनलेबल्ड डेटा मीन्स कि उसका कोई सीक्वेंस, कोई पैटर्न, कोई स्थान, कोई भी डिफाइंड नहीं है। तो उसको अनसुपरवाइज्ड को सुपरवाइज करने के लिए हमें डेटाबेस के अंदर प्राइमरी की यूज में लेना पड़ता है। एक होता है सेमी सुपरवाइज्ड। सेमी सुपरवाइज्ड सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड दोनों से मिलकर बना हुआ होता है, जिसको हम यूज करते हैं सेमी सुपरवाइज्ड से पहले अनसुपरवाइज्ड में लेके जाते हैं, फिर उसको सुपरवाइज्ड फॉर्म में लेके जाते हैं। CO6 के अंदर आपको बताया गया है इवैल्यूएट द एक्यूरेसी ऑफ सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड मॉड्यूल्स एंड एल्गोरिथम। जो मैं आगे बोल रहा था अभी, वो चीज़ आपके सामने देखने को मिल गई है कि लास्ट में हम यही चीज़ करेंगे कि भाई साहब हमने पूरे डेटाबेस को खंगाल दिया, डेटा माइनिंग के डिफरेंट टेक्निक्स हमने अप्लाई किया, उसको सेग्रीगेट किया, उसको सिस्टमेटिकली हमने अरेंज किया, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके गए, उस पर प्राइमरी की हमने अप्लाई किया, सारी चीज़ें कर ली हमने। लेकिन जो डेटा हमारे पास निकल के अभी भी आ रहा है, तो उसका फाइनली एक यूटिलाइजेशन होना चाहिए। क्या ये सुपरवाइज्ड फॉर्म में है कि क्या ये अनसुपरवाइज्ड फॉर्म में अभी भी? अगर सुपरवाइज्ड फॉर्म में है तो क्या इस डेटा की लेबलिंग डिसाइडेड है कि नहीं है? लेबलिंग का मतलब ये होता है कि जब हम पर्टिकुलर किसी भी डेटाबेस के अंदर काम करते हैं, नॉर्मली आप देखते हो, डीबीएमएस पढ़ लिया क्या बेटा आप लोगों ने? हेलो, नहीं सर, अभी क्लास चल रही है, एक चल दो रही लेक्चर हुआ है। ओके, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो। इस सब्जेक्ट के साथ में आधा डेटाबेस तो मैं ही पढ़ा दूंगा चलते चलते ही। तो डीबीएमएस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट्स हैं वो इंडस्ट्री बिलोंग करते हैं, तो शायद उनको आइडिया है, डिप्लोमा वगैरह में पढ़ा है उन्होंने डीबीएमएस। नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा टॉपिक होता है डीबीएमएस का जो सब पूरा इंडस्ट्री पर्पज से वो डिफाइन किया गया है। नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि उसकी नॉर्मल फॉर्म्स होती हैं। तो अगर नॉर्मलाइजेशन की मैं बात करूं, आपसे कोई भी पहला क्वेश्चन करता है व्हाट इज द नॉर्मलाइजेशन, तो नॉर्मलाइजेशन की हम बात करते हैं तो आपको एक ही डेफिनेशन याद रखनी होती है। नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस, इट इज रिड्यूस द रिडंडेंसी ऑफ द डेटा in the database table and remove the duplicacy of the data in the database tables, या remove the anomalies in the database table। दूसरा, इसकी नॉर्मल फॉर्म्स होती हैं 1NF, 2NF, 3NF, 4NF, और 3 और 4 के बीच में एक होता है 3.5NF, उसको बोलते हैं BCNF, बाइस कोड नॉर्मल फॉर्म। एक होता है 4th नॉर्मल फॉर्म, एक होता है 5th नॉर्मल फॉर्म। तो इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म अभी जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे हम, इसमें ज़्यादा यूटिलाइजेशन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म और सेकंड नॉर्मल फॉर्म का हुआ। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है कि रिमूव द डुप्लीकेसी ऑफ द डेटा इन द डेटाबेस टेबल। सपोज आपका नाम रमेश है, सपोज मान लिया आपकी आईडी 1 है। अब एक रमेश नाम का कोई भी कैंडिडेट है तो वो मल्टीपल टास्क कर सकता है। रमेश डीबीएमएस भी पढ़ सकता है, रमेश डेटा माइनिंग भी पढ़ सकता है, रमेश डेटा स्ट्रक्चर भी पढ़ सकता है, रमेश मशीन लर्निंग भी पढ़ सकता है। अब एक ही रो में ये सारी की सारी चीज डाल दी तो ये क्या है, डेटा को क्या कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है ये। तो उस कंडीशंस में उसको रिमूव करने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट रिमूव करने के लिए, डुप्लीकेसी को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, हर रो में आईडी नहीं क्रिएट होगी रमेश की। रमेश आईडी 1 पे डेटाबेस डेटा स्ट्रक्चर ही पढ़ सकता है, डेटा बेस ही पढ़ सकता, 3 पे वो डेटा माइनिंग ही पढ़ेगा, 4 पे वो डीबीएमएस ही पढ़ेगा। इस तरीके से उसको डेटा को क्या किया, सेग्रीगेट किया और सिस्टमेटिक फॉर्म में एक सुपरवाइज्ड लेबल्ड डेटा बना दिया कि अब आईडी नंबर मैंने बोला 4 तो सीधा निकल के आएगा कि रमेश नाम का कैंडिडेट है
जिसका आईडी नंबर 4 है, वो DBMS ही पढ़ रहा है। ठीक है जी, इस पे बहुत चर्चा करेंगे हम, बहुत डीपली चर्चा करेंगे। किसी चीज़ की चिंता मत करना, सिलेबस में या कहीं किसी भी, जरूरी नहीं है कि मैं आपको ये आपका कौन सा सब्जेक्ट है, हाँ डेटा माइनिंग ही पढ़ा रहा हूँ तो मैं डेटा माइनिंग पे ही चर्चा करूँगा। कभी भी आपको किसी भी सब्जेक्ट में डाउट हो, कंप्यूटर साइंस का कोई भी सब्जेक्ट हो, एनी हाउ 49 सब्जेक्ट है, किसी पे भी आप मेरे से चर्चा कर सकते हो। और जो मैंने बताया आपको सोर्स, मेरा चैनल का नाम, उस पे पैरेलली मैं अभी सैटरडे संडे 2 दिन होते हैं आपकी क्लास के जस्ट बाद में, मैं शाम को 6 बजे तक उसी पे काम करता हूँ। सारे दिन भर लेक्चर बनाता हूँ, सारे दिन भर उस पर अपलोड करता हूँ हर सब्जेक्ट की। और आने वाले बिफोर आपका एंड ऑफ द सेमेस्टर आप देखोगे कि उस पर 15 से 20 सब्जेक्ट मिल जाएंगे आपको। और अभी 5 से 6 सब्जेक्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं, लाइक डेटा स्ट्रक्चर कंप्लीट है मेरा, मशीन लर्निंग कंप्लीट है, कंप्यूटर नेटवर्क ऑलमोस्ट 20 लेक्चर्स हैं, और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी हैं, और पैरेलल में अभी ऑपरेटिंग सिस्टम भी शुरू करने जा रहा हूं मैं। और आपका ये जो डेटा माइनिंग्स है तो ये भी आपका चलेगा, तो आप चिंता नहीं करें, संयम रखें, आपको बेहतर से बेहतरीन मिलेगा आउटपुट। तो हम फर्स्ट यूनिट की बात, हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर अपना अपने चैनल का नाम बता दीजिए एक बार। बेटा मेरा नाम है संजय KHAKHIL, डॉक्टर संजय खाखिल, लेकिन डॉक्टर उस पर यूट्यूब पे डालोगे तो नहीं मिलेगा, संजय खाखिल डालोगे ना, संजय KHAKHIL, तो मेरा आएगा इजी इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट मेरा चैनल, मेरी ही फोटो लगी मिलेगी आपको, एक गंदी सी शक्ल दिखेगी तो वो मेरा ही चैनल है। यूनिट 1 में हम डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे, डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग के अंदर टाइप्स ऑफ डेटा, डेटा माइनिंग फंक्शनलिटीज हैं, दूसरा उसका पैटर्न्स, क्लासिफिकेशन, डेटा माइनिंग सिस्टम्स, डेटा माइनिंग टास्क, प्रिमिटिव्स, इंटीग्रेशन ऑफ डेटा माइनिंग सिस्टम्स एंड डेटा वेयर हाउस, मेजर इश्यूज, डेटा माइनिंग, डेटा प्रोसेसिंग, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यूनिट 2 के अंदर एसोसिएशन रूल माइनिंग, माइनिंग फ्रीक्वेंट पैटर्न्स, एसोसिएशन ऑफ कोरिलेशंस, माइनिंग मेथड्स, माइनिंग वेरियस काइंड ऑफ एसोसिएशन रूल्स, कोरिलेशन एनालिसिस, कंस्ट्रेंट बेस्ड एसोसिएशन माइनिंग, और ग्राफ पैटर्न माइनिंग, और एक होता है SPM, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है। तो जब हम पर्टिकुलर किसी भी प्रोजेक्ट की हम बात करते हैं तो SPM सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आप लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं आपको SDLC के बारे में बता दूंगा। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में किस तरीके की कितनी स्टेप्स होती हैं, वो सारा डिस्कस कर लेंगे हम। यूनिट 3 के अंदर है हमारा क्लासिफिकेशन एंड प्रेडिक्शन। जो हम डेटा को माइन करेंगे, जिस डेटा को हम सुपरवाइज्ड फॉर्म में लेके जाएंगे, उसको किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं, किस तरीके से हमें प्रेडिक्ट करना है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट लेंगे, डिसीजन ट्री इंक्लूडिंग लेंगे, बेसियंस क्लासिफिकेशन, ये एल्गोरिथम होता है डेटाबेस, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर भी होता है, ये डेटाबेस में भी होता है, रूल बेस्ड क्लासिफिकेशन, और लेजी लर्नर पैटर्न होता है ये, इसको भी पढ़ेंगे हम। एक होता है क्लस्टरिंग एंड एप्लीकेशन, क्लस्टरिंग एनालिसिस, टाइप ऑफ डेटा, क्लस्टरिंग एनालिसिस, कैटेगराइजेशन, मेजर क्लस्टरिंग मेथड्स, और हायरार्किकल मेथड, डेंसिटी बेस्ड मेथड, ग्रिड बेस्ड मेथड, और आउट फिल्टर्स मेथड, ये सारी की सारी चीज़ें हम 4th यूनिट में पढ़ेंगे। और जो लास्ट आपका यूनिट है 5th यूनिट, इसके अंदर है एडवांस्ड कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट इन डेटा माइनिंग, डेटा स्ट्रीम, माइनिंग टाइम सीरीज डेटा, माइनिंग सीक्वेंस पैटर्न, ट्रांजैक्शनल डेटा, माइनिंग ऑब्जेक्ट्स, स्पेक्टिकल मल्टीमीडिया, टेक्स्ट एंड वेब डेटा, एंड डेटा माइनिंग, मल्टीमीडिया डेटा माइनिंग, टेक्स्ट माइनिंग, माइनिंग वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं WWW, जब हम गूगल पे टाइप करते हैं क्रोम में या कहीं पर भी, तो जो वर्ल्ड वाइड वेब है जो डेटा की किस तरीके से कनेक्टिविटी लेता है, इन सारी चीज़ें, ये आपकी टेक्स्ट बुक है डेटा माइनिंग, जिनमें से मैं कोई सारी बुक्स डाउनलोड करके आपको मैं भेज दूंगा। तो ये था आपका सर सिलेबस सारा। अब हम शुरुआत करते हैं
अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं हमारे पीपीटी से। तो आपको पीपीटी दिखाई दे रही है? हेलो, यस सर। यस सर। ओके। सो पहले एक चीज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ, शायद आप लोगों ने आज तक ऐसा किसी टीचर से नहीं पढ़ा होगा। लोगों की एक फितरत होती है कि सिर्फ पीपीटी को स्क्रॉल करते रहेंगे, उस पर जो लिखा है उसको पढ़ते रहेंगे। सर जी, मैं पहले बता देता हूँ, वो मेरा तरीका नहीं है। पीपीटी रुकी रहेगी, लेकिन जो टॉपिक होगा पहले उसकी पूरी बैकग्राउंड हिस्ट्री बताऊंगा, तभी मैं पीपीटी पे आऊँगा। ओके, ठीक है सर। ओके सर। क्योंकि अब मैंने बोला डेटा माइनिंग टेक्निक्स, तो आगे मैं स्क्रॉल कर दिया। डेटा माइनिंग टेक्निक्स क्या है, किसी को कुछ पता ही नहीं है। पहले मैं इसका शो कोज, व्हाट इज द डेटा माइनिंग, व्हाई वी आर यूजिंग, व्हाट इज दिस, सारी की सारी चीज बताऊंगा, देन हम आगे मूव करेंगे। ओके, तो डेटा माइनिंग टेक्निक्स में आपका ये जो सब्जेक्ट है C214, और आपको पढ़ाएंगे डॉक्टर संजय। डेटा माइनिंग का जो ट्यूटोरियल्स है, इसमें एक मैंने ये डायग्राम बनाया है कि डेटा को माइनिंग मीन्स खोदना, एक तरीके से यही तो होता है। सिंपल भाषा में हम किसी भी चीज़ की बात करते हैं कि भाई माइनिंग क्या है। तो डेटा माइनिंग की जब मैं बात करता हूँ, तो सबसे पहले नॉर्मल भाषा में अगर मैं बात करूँ, तो डेटा माइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एंड डिस्कवरिंग पैटर्न इन लार्ज डेटा सेट इन्वॉल्विंग द मेथड एट द intention of the machine learning statistics and database systems। डेटा माइनिंग डाटा से पैटर्न निकालने की एक प्रक्रिया होती है, जो अधिक डाटा एकत्रित होता है, जिसमें हर 3 वर्ष में डेटा की राशि होती है वो डबल हो जाती है, जिसको हम डेटा माइनिंग टेक्निक्स के थ्रू उसकी जानकारियों को कलेक्ट करना और एक महत्वपूर्ण उपकरण डाटा से उसको फिल्टर करना डेटा माइनिंग कहलाता है। नॉर्मली डेफिनेशन, दूसरी डेफिनेशन पे आता हूँ। डेटा माइनिंग टूल इंक्लूड पावरफुल स्टैटिस्टिकल मैथमेटिकल एनालिटिक्स कैपेबिलिटीज whose the primary purpose is to sift through large set of the data to identify trends, patterns, relationship to support informed the decision making and प्लानिंग ऑफ द डेटा। अब एक मैं आपको और चीज़ बताता हूँ कि सबसे ज़रूरी की सबसे पहला एग्जाम्पल ये होता है, व्हाट इज द डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग है क्या? डेटा माइनिंग इज यूज टू एक्सप्लोर इंक्रीज लार्ज डेटाबेस एंड टू इम्प्रूव मार्केट सेगमेंट्स बाय एनालिसिस and relationship between the parameter such as customer age, gender, test possible to behave in order to direct personalized loyalty and company's directions। अब डेटा माइनिंग को हम डेटा की भाषा में इसको क्या बोलते हैं? डेटा साइंस derives its name from the similarities between the process of searching through large data set of variable information and the process of mining a mountain for the precious metal, stone and ora। यानी डेटा माइनिंग का एक पैटर्न ऐसा होता है कि क्या होता है कि जिस तरीके से पहाड़ के अंदर पत्थर को जब हम तोड़ते हैं, तो जो पहाड़ है वो क्या है, एक सोर्स है, और वहाँ से क्या कर रहे हैं हम, माइनिंग के थ्रू उसमें से जो जो यूटिलाइज मटेरियल है वो हम क्या कर रहे हैं, माइंस कर रहे हैं, मतलब निकाल रहे हैं खोद करके उस चीज़ को। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं डेटा माइनिंग्स की, तो जब डेटा माइनिंग की प्रोसेस होता है, डेटा माइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग एक्टेनेबल इंफॉर्मेशन from large set of data। Data mining uses mathematical analysis to drive pattern and trends that the exist database। इसके अंदर डेटा माइनिंग के कुछ टूल्स भी होते हैं।
कौन कौन से टूल्स हम यूज में लेते हैं डेटा माइनिंग्स में? डेटा माइनिंग टूल्स आर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स दैट हेल्प इन द फ्रेमिंग एंड एग्जीक्यूटिंग डेटा माइनिंग टेक्निक्स टू क्रिएट डेटा modules and test them as well as it is usually framework RStudio, Tabular, Suite प्रोग्राम, ये सारे के सारे डेटा मॉड्यूल्स के टूल्स होते हैं। जब डेटा माइनिंग हम करते हैं तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था आपको कि हमारे साथ में DBMS भी हमें पता होना चाहिए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का भी नॉलेज होना चाहिए। सो डेटा माइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ sorting through the large data set to identify pattern and relationship that can help solve the business problem through the data analysis. Data mining technique and tool enable enterprise to predict the further trend, make more informed business decision tools. डेटा माइनिंग, ये इतनी देर से हम बातें करते जा रहे हैं तो फाइनली एक चीज़ समझ में आया कि डेटा माइनिंग टूल्स का रोल क्या है, कि इंडस्ट्री में हम डेटा माइनिंग टूल्स को क्यों यूज करते हैं। डेटा माइनिंग इज की टू सेंटिमेंट द एनालिसिस, प्राइस ऑप्टिमाइजेशन, डेटाबेस मार्केटिंग, क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेनिंग एंड सपोर्ट, फ्रॉड डिटेक्शन, हेल्थ केयर एंड मेडिकल डायग्नोस्टिक्स, रिस्क असेसमेंट, recommendation system, customer who bought this also like this। यानी कि जब हम किसी भी मार्केट में काम करते हैं, चाहे वो सेल्स का काम करें, चाहे वो फील्ड्स में काम करें, चाहे हम किसी और में काम करें, चाहे हम किसी मैनेजमेंट से रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि जब शेयर मार्केट में हम काम करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की, उसकी प्राइस प्रेडिक्शन के लिए, आज जो फ्रॉड डिटेक्शन, जो ऑनलाइन साइबर थ्रेट्स हो रहे हैं उनमें फ्रॉड डिटेक्शन, यानी कि जिस तरीके की कोई भी साइबर हैकिंग हो रहा है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए सब चीज़ों के अंदर हमें माइनिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसका फीचर्स क्या है भाई? कोई भी चीज़ है तो हम उसका फीचर जरूर देखते हैं कि भाई इसको पढ़ेंगे तो हमारे काम में क्या आएगा। तो व्हाट इज़ द डेटा माइनिंग एंड फीचर्स? Data mining use sophisticated mathematical algorithm to segment the data and to predict the likelihood of further event based on the past event. Data mining is also known as the knowledge discovery in the data. The key properties of the data mining are automatic discovery of the pattern prediction like the outcomes। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं कि इतनी सारी चीज़ें के बारे में हमने पढ़ा तो इसके अंदर डेटा माइनिंग कितने टाइप्स का होता है। डेटा माइनिंग एक तो होता है प्रिडिक्टिव डेटा माइनिंग एनालिसिस, एक होता है डिस्क्रिप्टिव डेटा माइनिंग एनालिसिस। दो तरीके का डेटा माइनिंग टेक्निक्स को हम यूज में लेते हैं। तीसरी चीज़, डेटा माइनिंग टेक्निक्स को अगर हम यूज में लेंगे तो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डेटा माइनिंग टेक्निक्स? सो सम एडवांटेज, इट हेल्प्स द कंपनी गेदर रिलायबल इंफॉर्मेशन। अनदर वन, इट इज एन एफिशिएंट कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन कंपेयर्ड टू अदर डेटा एप्लीकेशंस। नेक्स्ट होता है इट हेल्प्स द बिजनेस मेक प्रॉफिटेबल प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन एडजस्टमेंट्स। एक होता है इसका एडवांटेज, डेटा माइनिंग यूज बोथ न्यू एंड legacy systems. It helps the business make informed और decision making programs। अब इसका एक बात करें कि भाई ये चीज़ इतना लंबा चौड़ा चल रहा है, इसको मार्केट में किसने इंट्रोड्यूस किया था? हु इज द फादर ऑफ डेटा माइनिंग टेक्निक्स? So association rule discovery is the data mining approach to find unexpected pattern in the large sets. Rakesh is fondly referred to as the father of the data mining because of the seminal work and the fundamental data mining concept in the technology he is advised। राकेश नाम का कैंडिडेट एक साइंटिस्ट था जिसने डेटा माइनिंग टेक्निक्स को फर्स्ट टाइम रिसर्च में इंट्रोड्यूस किया
कि इंडस्ट्री में इसका भी यूटिलाइजेशन हो सकता है। दूसरा, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं सर। लिमिटेशंस कौन कौन सी होती हैं? जब हम पर्टिकुलर किसी भी डेटा माइनिंग टेक्निक्स को हम यूज़ करते हैं तो इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन को हम गैदर करते हैं, अनएथिकल ऑब्जेक्टिव्स को हम यूटिलाइज करते हैं, तब हम कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे होते हैं जिनको हम एडवांटेज के तौर पे हम यूज करते हैं। अनएथिकल इंडिविजुअली हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसके अंदर होता है, एक होता है इम्पैक्ट एक्यूरेसी, जो हम उसकी लिमिटेशंस को ध्यान में रख के हम यूज में लेते हैं। अब एक है व्हाट आर द स्टेप्स इन डेटा माइनिंग टेक्निक्स। कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं डेटा माइनिंग टेक्निक्स को जब हम फिल्टर आउट करते हैं? तो पहला स्टेप्स होता है क्लासिफिकेशन एनालिसिस, दूसरा होता है एसोसिएशन रूल लर्निंग, तीसरा होता है एनोमलीज और डिटेक्शंस, और फिर चौथा होता है क्लस्टरिंग एनालिसिस, पांचवा होता है रिग्रेशन एनालिसिस, जिनके बारे में हम आगे स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। दूसरी चीज, इसका फ्यूचर स्कोप डेटा माइनिंग कैन हेल्प इन बिल्डिंग फोरकास्टिंग modules that can later predict how independent variable are likely to modify in the further in future। ये सारा का सारा इसका एक लाइफ साइकिल होता है। जिस तरीके से सॉफ्टवेयर का होता है ना, SDLC जिसको बोला जाता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, उसी तरीके से इसका भी एक लाइफ साइकिल होता है डेटा माइनिंग्स का, जिसको हम किस तरीके से यूज में लेते हैं। जो लाइफ साइकिल के टूल्स होते हैं उनको कैसे यूज में लिया जाता है। जो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल ऑफ द डेटा माइनिंग प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू क्रिस्प DM इंक्लूड द फॉलोइंग फेज। पहला होता है बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, टू आइडेंटिफाई द बिजनेस गोल्स एंड टू डिटरमाइन हाउ टू मेजर एंड सक्सेस। दूसरा होता है डेटा अंडरस्टैंडिंग, टू सेलेक्ट रिलेवेंट डेटा and to understand this data। These two life cycle steps in data mining we are used। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। एक लास्ट और बता देता हूँ मैं, इसमें डेटा माइनिंग टेक्निक्स के अंदर कौन कौन सी एल्गोरिथम हम यूज में लेते हैं जब हम काम करते हैं इस टूल्स पे। तो पहला एक एल्गोरिथम होता है C4.5 एल्गोरिथम, एक मशीन लर्निंग का टूल्स होता है के मीन एल्गोरिथम, एक होता है सपोर्ट वेक्टर मशीन, ये सब मशीन लर्निंग की टूल्स हैं। अप्रूव एल्गोरिथम, एक होता है एक्सपेक्टेड मैक्सिमाइजेशन एल्गोरिथम, एक होता है पेज रैंक एल्गोरिथम, एक होता है अड्डा बूस्ट एल्गोरिथम, और लास्ट होता है KNN के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम, जिसको फुल फॉर्म में बोला जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं सर। अब मैं आता हूँ आपकी PPT पे, ठीक है सर। सर मैंने यहां तक पढ़ाया बच्चों, किसी को कुछ प्रॉब्लम? हेलो हेलो हेलो। नो सर। ठीक है। अगर आपको कहीं भी सोने की जरूरत नहीं है, अगर कहीं भी बीच में समझ में नहीं आए ना, तो आप टोका टोकी कर देना कि सर थोड़ा सा समझ में नहीं आया, दूसरी ये दोबारा से समझा दो। मैं कोशिश ये करूंगा कि उसके बाप दादा तक की हिस्ट्री नहीं छोड़ता हूँ टॉपिक को लेकर के, लेकिन फिर भी अगर कोई रह जाए कोई गोत्र में तो बता देना मुझे, ठीक है? ओके सर। हाँ, सो हम PPT से अब डिस्कस करते हैं कि डेटा माइनिंग क्या है। डेटा माइनिंग इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल टेक्निक दैट हेल्प्स एंटरप्राइज रिसर्चर्स and individual to extract valuable information from hug set of the data, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। The data mining is also called knowledge discovery in database, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं KDD। The knowledge discovery process includes the data cleaning, data integration, data selection, data transformation, data mining, pattern evaluation, knowledge prediction। These all are including in data mining techniques।
अब आता है व्हाट इज डेटा माइनिंग, क्या है डेटा माइनिंग। देन फर्स्ट, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन टू आइडेंटिफाई पैटर्न, ट्रेंड्स एंड यूजफुल डेटा that would allow the business to take the data driven decision from hug set of data is called data mining. Data mining is the process of extracting information to identify the pattern, trend and useful data that would allow the business to take the data driven decision from the hug set of data is called the data mining techniques. In other words, we can say that the data mining is the process of investigating hidden patterns of information to various prerequisites for categorization into useful data which is collected and assembled in the particular area, such as the data warehouse, efficient analysis, data mining algorithms, helping decision making and other data requirements to relevant cost cutting and generating revenue. जब हम पर्टिकुलर किसी भी डेटा माइनिंग टेक्निक्स को हम यूज में लेते हैं तो उसके अंदर जब जो भी वेयर हाउस है मीन्स कि जो डेटा सेट है हमारे पास में उसमें एफिशिएंट एनालिसिस हो सके, डेटा माइनिंग की कुछ एल्गोरिथम्स जब हम अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर हमें एक डिसीजन हेल्पिंग के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है। दूसरा कॉस्ट कटिंग हो सके कि जब किसी भी डेटा को हम मैनेज करते हैं तो उसके अंदर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो अगर ज़्यादा डेटा कलेक्शन होगा तो मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेटर की रिक्वायरमेंट होगी तो कॉस्ट बढ़ेगा। तो हमें कॉस्ट कटिंग के लिए हम डेटा माइनिंग टेक्निक्स की यूज लेते हैं कि एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेटर मल्टीपल सिस्टम्स पे सिंगल टाइम में काम कर सकता है। एक जब हम कोई भी कंपनी का रेवेन्यू जनरेट करते हैं तो जितना जल्दी जितना आसान फास्ट रिट्रीविंग होगा डेटा उतना ज़्यादा रेवेन्यू ग्रोथ करेगा। दूसरी चीज़, डेटा माइनिंग इज द एक्ट ऑफ ऑटोमेटिकली सर्चिंग फॉर द लार्ज स्टोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन टू फाइंड trend and pattern that go beyond the simple analysis procedure. Data mining utilizes the complex mathematical algorithm for the data segments and evaluates the probability of future events. Data mining is also called knowledge discovery of the data, KDD. Data mining is a process used by the organization to extract specific data from the hug data set to solve business problems. It primarily turns raw data into useful information. ये आपके सामने एक डायग्राम है कि डेटा माइनिंग्स का, कि इसके अंदर डेटा माइनिंग्स के अंदर किस किस तरीके से कौन कौन से डेटा गोल्स किस तरीके से हम इन सारी चीज़ों को यूज में लेते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं आइडेंटिफाई द डेटा, उसके बाद में उसका बिजनेस गोल्स क्या है, फिर उसका जो प्रेजेंट डेटा है उस चीज़ को हम प्रेडिक्ट करते हैं। मॉड्यूल्स एंड डेटा प्रोसेस कि कौन कौन से उसके अंदर मॉड्यूल्स हम यूज में लेंगे, किस तरीके से हम इवोलेट करेंगे उसको, किस तरीके से यूटिलाइज किया जाएगा। प्रिपेयर डेटा कि किस तरीके का डेटाबेस हम प्रिपेयर करेंगे जो इन सारी चीज़ों के अंदर पर्टिकुलर किसी भी डेटाबेस के अंदर हम इसको यूटिलाइज करेंगे और इसको हम यूज करते हैं तो किस तरीके की हम टेक्निक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं जिनसे इजी वे में हम किसी लार्ज डेटा सेट को फिल्टर आउट किया जा सके। टाइप्स ऑफ डेटा माइनिंग, डेटा माइनिंग की कौन कौन से टाइप्स होते हैं उन सारी चीज़ों के बारे में। सो डेटा माइनिंग कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द फॉलोइंग टाइप ऑफ डेटा। रिलेशनल डेटा बेस, एक रिलेशनल डेटाबेस ये क्या होता है, डेटाबेस का एक पैटर्न होता है जिसको हम यूज में लेते हैं। ए रिलेशनल डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ मल्टीपल डेटा सेट फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड बाय द टेबल्स, रिकॉर्ड्स एंड कॉलम्स
from which data can be accessed in the various way without having to recognize the database tables. Table convey and share the information which facilities data searchability, reporting and organization in the relational database system. A data warehouse is the technology that collects the data from various sources within the organization to provide meaningful business insight. The hug amount of the data comes from the multiple places such as the marketing and finance. The extracted data is utilized for the analytical purpose and help in decision making for a business organizations. The data warehouse is designed for the analysis of data rather than the transaction processing. एक होता है डेटा रिपोजिटरी। डेटा रिपोजिटरी क्या होता है कि जब हम पर्टिकुलर किसी भी डेटा के अंदर उसका जो सोर्स और डेस्टिनेशन की जब हम बात करते हैं, उन सारी चीज़ों को एक आईटी प्रोफेशनलिज्म के साथ में एक यूटिलाइज किया जाता है, उसका सेटअप तैयार किया जाता है, उसका एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, जो पर्टिकुलर हम किसी भी डेटाबेस को एक ऑर्गेनाइज करते हुए हम उन सारी चीज़ों को यूज में लेते हैं। हाँ बेटी, नहीं अभी नहीं, थोड़ी देर में चले जाना, मैं क्लास ले लेता हूँ फिर जाना। ओके, अभी वो है नहीं घर में, जाओ। नहीं वापस आ जाना। So the data repository generally refers to a destination for the data storage. However, many IT professionals utilize the term more clearly to refer to a specific kind of setup within the IT structure. For example, a group of database where an organization has kept वेरियस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशंस। इन सारी चीज़ों को हम यूज में लेते हुए हम इसको डेटा रिपोजिटरी यूटिलाइज करते हैं, जो रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम्स के अंदर काम में आता है। एक होता है ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस। ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस की जब हम बात करते हैं तो इसके हाँ जी सर, डाटा वेयरहाउस और डाटा रिपोजिटरीज में क्या डिफरेंस है? डेटा वेयरहाउस एंड डाटा रिपोजिटरीज में क्या डिफरेंस है? एक सेकंड, देखो ऐसा है, डेटा वेयर हाउस और डेटा रिपोजिटरी की जब हम बात करते हैं तो एक जब नॉर्मली भाषा में अगर मैं बात करूं तो किसी भी हॉस्पिटल के अंदर जो क्लिनिकल डेटा रिपोजिटरी होती है उसको कंसोलिडेट करना, डेटा को वेरियस क्लिनिकल सोर्स से एक EMR प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम एक व्यू के रूप में पेशेंट के सामने डेटा को रखते हैं, तब हम डेटा रिपोजिटरी यूज में लेते हैं। ठीक है, और डेटा वेयर हाउस होता है ना, डेटा वेयर हाउस के अंदर क्या किया जाता है कि डेटा वेयर हाउस इज ए रिपोजिटरी। डेटा वेयर हाउस अपने आप में एक रिपोजिटरी है फॉर डेटा जनरेटेड और collected by the business application and then store for a predetermined analytics purpose। यानी कि जब डेटा वेयर हाउस का जो भी डेटा हम जनरेट करते हैं, जो किसी भी बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए हम उसको स्टोर करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसका फाइनली एक पर्पज होता है कि जो डेटा वेयर हाउस होता है, जो एक रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम, जो इससे पहले वाला टॉपिक किया, रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम्स के साथ में उसको रिजल्ट को वो प्रेडिक्ट करता है कि स्कीमा। अब स्कीमा क्या होता है? एक फिजिकल स्ट्रक्चर होता है डेटाबेस का। अब एक चीज और मैं बता दूं, इन दोनों के बीच का मेन जो डिफरेंस होता है रिपोजिटरी और डेटाबेस,
इनका जो मेन जो डिफरेंस होता है वो होता है ए डेटाबेस इज जस्ट ए प्लेस टू स्टोर द डेटा। डेटाबेस क्या होता है कि एक एग्जैक्ट एक डेटाबेस स्टोर करने का एक प्लेस होता है, और एन एप्लीकेशन डेटाबेस इज ए प्लेस टू स्टोर द डेटा फॉर ए पर्टिकुलर कंप्यूटर एप्लीकेशंस। और रिपोजिटरी के अंदर क्या होता है, द रिपोजिटरी इज इटसेल्फ एन एप्लीकेशन डेटाबेस। रिपोजिटरी क्या है, वो अपने आप में ही एक एप्लीकेशन है डेटाबेस की। और डेटाबेस क्या होता है कि एक स्थान होता है कंप्यूटर पे किसी भी डेटा को स्टोर करने का। बट इट आल्सो स्टोर द डेटा अबाउट मेटा डेटा, डेटा अबाउट डेटा और अदर एप्लीकेशन डेटा इन द डेटाबेस सिस्टम्स। दूसरी चीज एक और भी बता दूं मैं आपको, बिग डेटा और वेयर हाउस का जो प्लेटफॉर्म होता है उसका डिफरेंस क्या होता है। जब हम पर्टिकुलर किसी भी डेटाबेस के अंदर हम काम करते हैं तो हग अमाउंट ऑफ डेटा हमारे पास होता है जिसका एक फ्लो क्रिएट करना पड़ता है। उस फ्लो को जब हम क्रिएट करते हैं तो उसके लिए कुछ प्लेटफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट होती है, और जो प्लेटफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट होती है उनके थ्रू हम उस डेटा को एक मैनेज करते हैं, मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म से रिक्वायरमेंट के साथ में यूटिलाइज करते हैं, जिसके साथ में उसको इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस के साथ में एक फंक्शनलिटी डेटा वेयर हाउस, डेटा हब एलिमेंट, बिजनेस इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म की जो यूटिलाइज करते हैं, तब ये वेयर हाउसिंग डेटा प्लेटफॉर्म्स में हम इसको फिट कर सकते हैं। किसी भी डेटा को जब हम फिट करते हैं तो फिर से आपके दिमाग में एक चीज़ आ जानी चाहिए मशीन लर्निंग की, वो टेक्निक सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और सेमी सुपरवाइज। जब तक सुपरवाइज नहीं होगा डेटा, स्टोर तो हो जाएगा अनसुपरवाइज, लेकिन उस पर लेबलिंग नहीं कर सकते, उसको हम फिल्टर आउट करके कहीं यूज नहीं कर सकते। माइनिंग तो कर लिया हमने, लेकिन उसको जब तक फिल्टर आउट नहीं करके उस पर लेबलिंग होगी तब तक उस डेटा को हम यूज नहीं कर सकते। अब एक हम बात करेंगे डेटा रिपोजिटरी के कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे के बताता हूँ। ए डेटा वेयर हाउस इज ए लार्ज डेटा रिपोजिटरी दैट एग्रीगेट डेटा यूजुअली from multiple source or segment of a business without the data being necessarily related. A data lake is a large data repository that stores the unstructured data that is classified and tagged with the metadata. डेटा वेयर हाउस के अंदर जो रिपोजिटरी होती है उसके अंदर बहुत लार्ज डेटा सेट होता है, लेकिन उस डेटा सेट को जब तक हम एक रिलेशनल डेटा सेट के अंदर ले जा करके उसको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हम क्लासीफाई नहीं करेंगे, उसको टैग नहीं करेंगे, उसको लेबल्स में नहीं लेके आएंगे, तब तक वो एक स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस नहीं क्रिएट हो सकता है सर। ये दो तरीके की होती है डेटा रिपोजिटरी, दो तरीके की होती है सर। एक होती है लोकल और एक होती है रिमोट। लोकली जब हम नॉर्मली हम यूज में लेते हैं रिपोजिटरी, किसी भी डायरेक्टली हम किसी कंप्यूटर सिस्टम पे हम काम करते हैं तो इसको लोकल बोला जाता है। और रिमोटली एक्सेस करके हम किसी भी डेटा को हम डाउनलोड करना और उसकी जो टेम्परेरी जो आर्टिफैक्ट फाइल्स होती हैं उनको रिलीज करना, ये सारा रिमोटली एक्सेस होता है। और सर कुछ इसके बारे में और कुछ बताना है? डेटा रिपोजिटरी को एक नॉर्मल भाषा में हम ये भी बोल सकते हैं, डेटा रिपोजिटरी इज ए प्लेस, इज ए रूम और कंटेनर वेयर समथिंग इज डिपेंडेंट ऑन डिपॉजिट और स्टोर्ड। डिपॉजिटरी ए साइड अल्टर इन द रोमन लैंग्वेज concerned host as the reserved from the mandatory nominal considering repository of the knowledge। ठीक है जी? यस सर, अंडरस्टैंड। तो सीधी सीधी भाषा में अब मैं बोलने जा रहा हूँ, सीधी सीधी भाषा में यही चीज समझ लो, डेटा रिपोजिटरी और डेटा वेयर हाउस। डेटा वेयर हाउस नाम से आप समझने की कोशिश करना, वेयर हाउस मतलब एक गोडाउन है। उस गोडाउन में से हमें डेटा को एक जगह स्टोर करना है
और जो स्टोर करना वो स्थान कौन सा है, डेटाबेस है। उस डेटाबेस में जो डेटा हम स्टोर करने जा रहे हैं, उस वेयर हाउस मतलब उस पहाड़ में से हम खोदने जा रहे हैं, लेकिन हम वहाँ तो पहाड़ में तो इतना सारा वेस्ट मटेरियल अवेलेबल है, हम तो उसमें से वो चीज़ फिल्टर आउट करेंगे उन टेक्निक्स के थ्रू जिनको हम डेटा को लेबल्ड करके हमारे डेटाबेस में सीक्वेंशियल फॉर्म में स्टोर कर सकें सर। ओके, जो हमारे यूटिलाइज हो सकता है। यस Yes sir, got it. Yes, Go sir. on. कोई भी डाउट हो ना, हम आराम से जब भी आगे चलेंगे भाई साहब जब आपको समझ में आएगा, वरना मेरा यहाँ बक बक करने का कोई मतलब नहीं है। जब आपको समझ में नहीं आया तो मेरा आप लोगों का इतना खराब करूं, ये शायद मुझे खलता है। अब हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस की। तो इसमें पीपीटी पे आने से पहले मैं ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको अलग से नॉलेज दे देता हूँ। ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस ORD, जिसको हम ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी बोलते हैं DBMS की भाषा में, ये क्या होता है, एक मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो सिमिलर रिलेशनल डेटाबेस को यूज में लेते हैं, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉड्यूल्स को यूटिलाइज किया जाता है, जिसके साथ साथ में ऑब्जेक्ट, क्लास, इनहेरिटेंस और सपोर्ट डेटा स्कीमा, क्यूरी लैंग्वेज, ये सारी की सारी इसके लिए यूज ली जाती हैं। इसको नॉर्मली हम बात करें तो SQL में इसको इंक्लूड किया गया था 1999 में, 1999 में, जब IBM DB2 और ओरेकल डेटा सेट को डेवलप कर रहा था, तब एक माइक्रोसॉफ्ट का एक टूल था SQL स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, जिसको हमने सर्वर पे उसका क्लाइमेट प्रोवाइड करवाने के लिए एक सपोर्ट टेक्नोलॉजी के रूप में इसको वेरीफाई किया था और इसको प्रेडिक्ट किया था। अब ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉड्यूल्स, जब हम किसी भी डेटाबेस के अंदर बात करते हैं तो एन ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉड्यूल्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉड्यूल्स एंड द रिलेशनल डेटाबेस मॉड्यूल्स, सो इट supports the object class inheritance just like object oriented modules and has support for data type tabular structured like relational data modules। यानी कि एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में कोई भी डेटा होता है जो टेबुलर फॉर्म के साथ में किसी दूसरे के साथ रिलेशन क्रिएट करने का काम करता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं दे देता हूँ ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस के। एक माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज सर्वर होता है, एक होता है ओरेकल डेटाबेस, एक होता है MySQL, एक होता है IBM का DB2। ये आप इंडस्ट्री में अगर हैं तो ये सारे टूल्स आपने यूज कर रखे हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ओके, इसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट डिफरेंट टाइप के होते हैं डेटाबेस और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉड्यूल्स, जो कौन कौन से होते हैं। रिलेशनल डेटाबेस हाईली स्ट्रक्चर्ड एंड पावरफुल सर्चिंग कैपेबिलिटी, while the object oriented database allow the developer to represent more complex object and relations। अब जब हम ऑब्जेक्ट रिलेशन के कुछ फीचर्स को यूज लेकर के अगर SQL के साथ में इसको जोड़ने की कोशिश करें, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज के साथ में हम जोड़ने की कोशिश करेंगे, तो इसके अंदर हम नॉर्मली ये भी बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक्सटेंसिव टू SQL इंक्लूड रो टाइप, कलेक्शन टाइप, यूजर डिफाइंड टाइप, टाइप्ड टेबल और रेफरेंस टाइप टेबल्स। ये सारी ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस के अंदर होता है। तो इसमें हम बात करेंगे ए कॉम्बिनेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉड्यूल्स एंड रिलेशनल डेटाबेस मॉड्यूल्स इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉड्यूल्स। इट सपोर्ट्स क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स एंड इनहेरिटेंस एटसेट्रा। एक होता है ट्रांजैक्शनल डेटाबेस। ट्रांजैक्शनल डेटाबेस नॉर्मली भाषा में मैं आपको बता दूं ट्रांजैक्शनल डेटाबेस क्या होता है। जब हम किसी भी डेटाबेस की जब हम बात करते हैं तो ट्रांजैक्शन डेटाबेस क्या होता है कि जब हम सोर्स से डेस्टिनेशन पर किसी भी लॉजिकल व्यू में, यानी कि उसमें फिजिकली डेटा चेंज नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ लॉजिकली वैल्यूज एक्सचेंज होती हैं ट्रांजैक्शन डेटाबेस के अंदर। लाइक मैं इंटरनेट बैंकिंग की बात करूं
इंटरनेट बैंकिंग की बात करूं तो सपोज आपके पास में 100 रुपये अकाउंट में है, आपको वाई को आप एक्स एंड वाई को आपको 50 रुपये ट्रांसफ़र करने हैं। देन आप क्या कर रहे हो, वो सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल वैल्यू का ट्रांसफ़र कर रहे हो, आदान प्रदान कर रहे हो। आपने 50 रुपये वाई को भेजा तो क्या होगा, एक्स पहले एक्स इक्वल टू 100 था, अब क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू 100 माइनस 50 इक्वल टू 50। देन उधर वाई के पास में क्या था, वाई इक्वल टू 0 था। देन वहाँ जाकर के क्या हो गया, वाई इक्वल टू 0 प्लस 50 इक्वल टू 50 हो गया। यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ वैल्यू का ट्रांजेक्शन हो रहा है, फिजिकल कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। द ट्रांजेक्शनल डेटाबेस आर रो स्टोर्स which means the data is stored on the disk as row rather than the columns. Row store are greater when you need to know everything about one customer in the user table, since you can grab only the data you needs. ट्रांजेक्शनल डेटाबेस कौन कौन से होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। ऑर्डर लाइन स्टेट्स डेटा टाइप, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में। एक होता है ट्रांजैक्शन लॉग डेटा टाइप्स, जिसको बोलते हैं टी लॉग। एक होता है इन्वेंट्री अवेलेबिलिटी डेटा टाइप्स। एक होता है रिप्लेसमेंट डेटा टाइप्स। एक होता है मार्क डाउन कैंडिडेट डेटा टाइप्स। ये सारे के सारे आपके ट्रांजैक्शनल डेटा टाइप्स होते हैं। होता क्या है ट्रांजैक्शनल डेटा टाइप्स, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ट्रांजैक्शनल डेटा relates to the transaction of the organization and includes data that is the captured. For the example, when a product is sold or purchased, master data is referred to in different transaction, and example are the customer, product और supplier data। ये सारा का सारा आपका होता है सर। अब इसके बारे में देखते हैं। ए ट्रांजैक्शनल डेटाबेस refers to a database management system that has the potential to undo a database transaction if it is not performed appropriately. Even through this was a unique capability a very long while back. Today most of the relational database system supports transactional database activities। अब लास्ट हमारा एडवांटेज ऑफ डेटा माइनिंग्स। क्या क्या एडवांटेज हैं डेटा माइनिंग्स के। डेटा माइनिंग टेक्निक इनेबल द ऑर्गेनाइजेशन टू ऑब्टेन द नॉलेज बेस्ड डेटा। डेटा माइनिंग इनेबल्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू मेक modification in operation and productions। नेक्स्ट है compared with other statistical data applications, data mining is a cost efficient। Data mining helps the decision making process of a organizations। It facilitates the automated discovery of hidden pattern as well as prediction of trends and behavior। नेक्स्ट है it can be embedded in the new system as well as the existing platforms। और इसका ये है आपका डिसएडवांटेज ऑफ डेटा माइनिंग्स। एडवांटेज के साथ में डिसएडवांटेज भी होता है, तो वो क्या चीज़ है भाई साहब, उसके बारे में भी हम देखते हैं। देयर इज ए प्रोबेबिलिटी दैट द ऑर्गेनाइजेशन मे सेल यूजफुल डेटा ऑफ द कस्टमर टू अदर ऑर्गेनाइजेशन फॉर मनी। एज पर द रिपोर्ट, American Express has sold credit card purchase of the customer to other organizations। Many data mining analytics software is difficult to operate and needs advanced training to work on। एक होता है different data mining instruments operate a distinct way due to the different algorithm used in their design। Therefore, the selection of the right data mining tool is a very challenging task। Very challenging task। Next, the data mining technique are not precise so that it may lead to serve consequence in certain conditions। ये सारा का सारा आपका है सर। अब आप लोगों को कोई कहीं डाउट कोई चीज़ में हो
तो आप मेरे से पूछ सकते हो सर।